उपस्थित हैं। आरोग्य साथी, जैसा कि हम सब जानते हैं, आरोग्य साथी स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ा संगठन है और पर्यावरण आयाम विगत वर्ष आरोग्य साथी का एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में जुड़ा है। और जैसा कि हमने उद्घाटन सत्र में देखा, आदरणीय अशोक वाजपेयी जी ने, मोटा देवी त्रिपाठी जी ने, इन सब ने बताया कि पर्यावरण जो है वो स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण और स्वास्थ्य के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है और ये संबंध, इस संबंध को हमारे शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में, मनुस्मृति में, सब जगह इस संबंध को भली भांति बहुत अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या की गई है, इसको बताने का कार्य किया गया है। और अभी हम लोग पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आज विश्व में जो पर्यावरण जो एक समस्या के रूप में हम सब देखते हैं, 1973 से विश्व पर्यावरण को लेकर चिंतित हुआ है। लेकिन हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति का पर्यावरण एक अभिन्न अंग रहा है। विकास की बात करते हैं और जब परिवेशगत विकास की बात करते हैं, यानी पर्यावरण के विकास की बात करते हैं, तो व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परिवेष्टि के बीच जो एकात्मता है, उनके बीच का जो ऐसा संबंध है। भारतीय संस्कृति योगवादी है और हम जानते हैं कि पश्चिमी संस्कृति भोगवादी है। यहाँ पर व्यक्ति, मानव, प्रकृति और परमात्मा, व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परमात्मा के बीच में एकात्मता की स्थिति हम मानते हैं। इनको अलग नहीं मानते हैं। व्यक्ति और प्रकृति अलग नहीं है, व्यक्ति और परमेष्टि, परमात्मा अलग नहीं है। व्यक्ति तत्परमांडे, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो ये जो स्थिति है, ये समग्र का विकास का जो प्रतिमान है, ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच बैलेंस करके ही हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। पर्यावरण की जब बात करते हैं तो जब हमारे यजुर्वेद में कहा गया परितम आवरणों पर्यावरणम, जो हमारा सराउंडिंग्स है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जहां निवास करते हैं, चाहे वो हमारा आवास हो या हमारा प्रोफेशनल कार्यालय हो या फिर सामाजिक जो क्षेत्र है, वो सब हमारे पर्यावरण के परिभाषा के अंतर्गत आता है। ये पर्यावरण के हमारे घटक जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित, जो यहाँ पर हमने दिखाया है 21 ढंग से प्राकृतिक घटक जो है वायुमंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल, और हम सब के बीच में जो जैव मंडल है वो, और इसके अलावा जो मानव ने जो निर्मित किया, जैसे भवन है, पार्क है, पुल है, सड़क है, विभिन्न उद्योग हैं, इन सबको मिलाकर हम पूरा उसे पर्यावरण के घटक के रूप में, जैसे इकोसिस्टम में हम देखेंगे तो अजैविक और जैविक दोनों घटक इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हैं। और जब हम प्लानेट, इस धरती की क्राइसिस की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण संकट हम झेल रहे हैं। एक क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, दूसरा बायोडायवर्सिटी लॉस, जो शरीर पर जो प्राणी है, जो वृक्ष है, जो पौधे हैं, जो जितने भी इकोसिस्टम में हमारे जैव मंडल में है, उनका तेजी से कहीं न कहीं विभिन्न प्रजातियों का विलोप हो रहा है। ये बड़ा संकट हमारे सामने में है। और एक तीसरा जो है वो पॉल्यूशन और वेस्ट, यानी कचरा प्रबंधन का ये संकट है, जो हम सब दैनिक में हम ये सामने अपने देखते हैं। पॉल्यूशन में जब घटक की बात करते हैं तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन,
ये मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि वायु का प्रदूषण है, जल का प्रदूषण है और स्थल का प्रदूषण है। और जो अभी ग्रीन हाउस गैस जो हमारे पूरे वायुमंडल को, पर्यावरण को जिससे खतरा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड करीब 82% उससे है, मीथेन 10% है, नाइट्रस ऑक्साइड 5% है, फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं 3%। ये मैं नक्शे में थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस ढंग से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्लाइमेट चेंज हुआ है और क्लाइमेट चेंज से क्या क्या हमारा लॉस हो, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। सी लेवल जो है उसका जो वो काफी ऊपर उठता जा रहा है लगातार, और हमारा जो धरती का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा कहीं सूखे की स्थिति हो जा रही है और कहीं बाढ़ की स्थिति हो जा रही है। हमने जैसा कहा अति और अना दोनों पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है, इसको हमको समझने की जरूरत है। ये दिल्ली के पॉल्यूशन की स्थिति है कि किस ढंग से ट्रांसपोर्ट से 22% है, डीजल जनरेटर से है, डिफ्यूज सोर्सेस से, इंडस्ट्री से है, किस ढंग से ये पर्यावरण है। और ये अपने शहर कानपुर की स्थिति है कि 2015 में एक आंकड़ा आया था, उस आंकड़े के अनुसार किस ढंग से कानपुर में पर्यावरण दूषित हो रहा है। कानपुर में पहले गंगा की जो स्थिति थी, प्रदूषण का जो स्तर था, वो गंगा काफी बड़े, कानपुर की बात नहीं, ये जो बात करेंगे पूरे, चाहे काशी की बात करेंगे, प्रयागराज की बात करेंगे, कानपुर की बात करेंगे, पटना की, प्रदूषण काफी गहरा था। लेकिन अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद जो हमारे विचार के अनुसार जो माता गंगे को शुद्ध करने का जो अभियान चला है, उसे संयुक्त राष्ट्र ने भी उसको सराहने का काम किया है। वर्ल्ड के टॉप 3 प्रोजेक्ट्स में जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, उन्हें रखने का काम किया है। और मैं अभी उतर के आ रहा था आपके महानगर अध्यक्ष जी के साथ में, तो मैं अटल जो घाट है वहां गया और बैराज पर गया, और मैंने अपने आंख से देखने का काम किया कि जो समाचार पर मीडिया माध्यमों में जो गलत ढंग से इस नमामि प्रोजेक्ट गंगे के जो रूप को प्रस्तुत किया जा रहा, मैं आंख से देख कर आया कि लोग वहां स्नान कर रहे थे, वहां आचमन कर रहे थे। तो एक गंगा, माता गंगा का स्वरूप बदल रहा है, 100% नहीं बदला है, लेकिन अपने विचार परिवार की ताकत से ये बदल रहा है। और आने वाले दिन में हम सबको इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सब प्रदूषण के प्रति हम आगे जाकर अपने समाज को जागरूक करने वाले हैं। क्योंकि पर्यावरण क्षरण जो होता है, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है, उसमें ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रीज की भूमिका है, पेस्टिसाइड्स की भूमिका है, पॉलीथीन प्लास्टिक की भूमिका है, प्राकृतिक संसाधनों का जो जंगल वन ये सब का ह्रास हो रहा है, उनका काफी भूमिका है। इसके अलावा जैव विविधता का जो नाश हो रहा है, जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट बढ़ रहा है, ओजोन परत में क्षति पहुंच रही है, और वन साइडेड डेवलपमेंट जो है वो बहुत कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। ये एक चार्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अनसस्टेनेबल लैंड यूज और पॉपुलेशन ग्रोथ से किस ढंग से एक इफेक्ट हो रहा है जो हमारे लिए पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। अभी देखिए 6 अरब किलोग्राम कूड़ा हर रोज समुद्र में जाता है। हमारे भारत में 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान प्रति वर्ष पोल्यूशन के कारण हो रहा है। और मुंबई की हवा तो कहते हैं कि वहां सांस लेना 100 हीरे पीने के बराबर है। ये अगर हम वृक्ष की बात करें तो प्रति जो व्यक्ति जो वृक्ष है उसका एक चार्ट यहाँ पर है कि वर्ल्ड में जो है 422 ट्री जो है प्रति व्यक्ति है, लेकिन कनाडा में 10,000 से ज्यादा है प्रति व्यक्ति वृक्ष। ग्रीनलैंड में करीब 5,000 के लगभग है, यूनाइटेड स्टेट्स में 700 है, फ्रांस में 200, चाइना में 130, यूके में 47 और इंडिया में प्रति व्यक्ति वृक्ष सिर्फ 28 है। तो इसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह एक चार्ट है कि किस ढंग से जो पर्यावरण का जो क्षरण हुआ है उससे हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। वायु पर जो पर्यावरण क्षरण हुआ है उससे 100 में से 9 लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य पर असर दिखता है। लेकिन अभी
ये बताया गया ब्रह्मांड में जैसे पृथ्वी एक है और मात्र पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर करीब 800 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या हो चुकी है और इस पारिस्थितिक तंत्र में हम जो मानव हैं वो मात्र 0.01% है। 100% में 99.99% अन्य जो तत्व हैं, लेकिन हम 0.01% होकर भी हमारा ईगो इस इकोसिस्टम पर भारी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं हम अपने भविष्य के लिए छोटी गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। देखिए इकोसिस्टम में हम कहाँ हैं, लेकिन पूरे इकोसिस्टम पर जो मानव है वो अपने को सुप्रीम श्रेष्ठ समझने का जो कार्य कर रहा है वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। भारतीय संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, मनुस्मृति में इस बात की चर्चा है कि हम जब तक अपने सृष्टि को अपने साथ व्यक्ति के साथ एकात्म नहीं समझेंगे, परमेष्टि के साथ एकात्म नहीं समझेंगे, तब तक इस पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते हैं। हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी कहा कि जब हम सृष्टि से लेकर अपना विकास करते हैं तो हमारा भी दायित्व है कि सृष्टि को हम भी देने का काम करें, उसके भी विकास में हम सहभागी बने। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो पर्यावरण चिंतन है उसको मैं थोड़े उदाहरणों समझाना चाहता हूँ। ये आप इस चित्र को जो पहचान रहे क्या है, धरती, अर्थ, ये माँ गंगा, ये भारत, ये तुलसी और ये गांव। मुझे कोई बता सकते हैं ये 5 चीजें जो मैंने आपके सामने, धरती, भारत, गंगा, गौ और तुलसी, इनके बीच समानता क्या है? कोई आपके बीच बता सकते हैं? बताइए। माँ का दर्जा है, ये सब के जो माता है, धरती माता, भारत माता, गंगा माता, गौ माता, तुलसी माता, ये भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जो महत्वपूर्ण है, जिनका योगदान है। हम उनको देव स्वरूप मानते हैं, उनको माता स्वरूप मानते हैं और यही कारण है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस ढंग से हमारी संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की जो भावना है वह अंतर्निहित है, वो इनबिल्ट है। हम माता भूमि पृथ्व्या, हमने आदिकाल से पृथ्वी को मां के रूप में स्वीकार किया है और हमारे यहाँ प्रकृति जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता है कि धर्म का जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, तो प्रकृति रक्षति रक्षिता, जो प्रकृति की रक्षा करेगा प्रकृति उसकी रक्षा करेगी। अभी यजुर्वेद के में जो ये श्लोक आया है, ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति, हम प्रतिदिन अपने जीवन में उपयोग करते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण की ये प्रतिदिन हम कामना करते हैं। कोई एक दिन वर्ष में एक दिन हम पर्यावरण दिवस नहीं मनाते हैं, हम प्रतिदिन इसकी कामना करते हैं और विश्व के मंगल की कामना करते हैं। ये श्रीमद् भागवत पुराण में ये श्लोक आया है जिसमें कहा गया कि अर्थात जितने उपभोग से व्यक्ति की उधर पूर्ति हो जाए उससे न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो उतना ही आप उपभोग कीजिए। ये एक श्लोक है, 10 रूपा समावापी 10 वापी समोर्जा 10 समपुत्रो 10 पुत्रो सम 10 कुएं के समान एक बावड़ी, 10 बावड़ी के समान एक तालाब, 10 तालाब के समान एक पुत्र और 10 पुत्र के समान एक वृक्ष। इतनी बड़ी भावना है कि आपके 10 पुत्रों से ज्यादा वृक्ष को महत्व दिया गया है और ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। हमारे यहाँ लिखा है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब ब्रह्म है, सब चीजों को हम ब्रह्म स्वरूप मानते हैं और उसके कारण सब हमारे लिए वंदनीय है और सबकी रक्षा करना हमारा दायित्व हो जाता है। हम जब श्लोक पढ़ते हैं गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु, ये भी श्लोक प्रतिदिन हम पढ़ते हैं। सभी मुख्य नदियों को हम एक जगह अपने लोटे के जल में उनको कहीं ना कहीं उनका आह्वान करते हैं। ये बताता है कि भारत के चारों तरफ जो नदियां हैं उन समस्त नदियां हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है और वो उन नदियों की रक्षा करना भी हमारा एक दायित्व हो जाता है। ये देखिए
हमारे पर्यावरण चिंतन में हवन पर्यावरण रक्षा का बहुत बड़ा एक माध्यम है। मंदिर में घंटी है, दिया जलाना है, पीपल पूजन है, तुलसी पूजन है, शंखनाद है, ये सब आपके देखिए पीपल का पूजन है। हम गंगा पूजन करते हैं, छठ पूजा करते हैं, हवन करते हैं। झारखंड में कर्मा वहां पर मनाते हैं, उनका सिद्धिवर्धन है। हम अभी मैं केरल गया था, वहां ओणम भी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा है। जब पर्यावरण के हम बात करते हैं तो उसके 5 जल है, जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन। ये 5 घटक है, वाटर, अर्थ, फॉरेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन। और इससे भी जब ये उनका किस ढंग से देखिए, जल मात्र 1% ड्रिंकिंग वाटर हमारे पृथ्वी पर है। पूरा जितना जल है उसका मात्र 1% ड्रिंकिंग वाटर है। और जंगल का 82% है, जानवर 13%। और जल के बारे में हमको बताया। पर्यावरण भगवान भी है। कैसे है? जो हम क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो हम 5 तत्वों से बना है शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीर, उसमें भौ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील, ये भगवान का स्वरूप। इसलिए इस प्रकृति को भगवान स्वरूप मानकर, ईश्वर स्वरूप मानकर उनका वर्णन करते हैं। एक छोटा सा ये दृष्टांत है। झारखंड में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फूका था। एक आदिवासी नायक थे, भगवान का दर्जा। उनके जो जन्म स्थली है वहां एक बिरवा घाट पर्यटन स्थल है, जैसे कि प्लेस है। और यहाँ देखिए वहां के जो आदिवासी वनवासी जो हमारे पर्यटन मित्र हैं, उन लोगों ने बोर्ड लगाया है कि यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन किस ढंग से हम देखिए वहां उन लोगों ने कूड़ा के लिए डब्बा भी रखा है, लेकिन किस ढंग से हम गंदा करते हैं, किस ढंग से हम वहां पत्तल बिक रहे हैं। वनवासी महिलाएं पत्तल बेच रही हैं, आदिवासी महिलाएं, लेकिन वहां पर देखिए कचरा हम थर्मोकोल और प्लास्टिक का फैला कर आते हैं पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर। देखिए किस ढंग से हम कचरा फैलाते हैं और वन को और अपने संसाधनों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारा फोकस, ये तो एक पर्यावरण के बारे में मैंने बताया कि कैसे हमारी समझ होनी चाहिए, लेकिन हमारा फोकस, हम एक कार्यकर्ता के रूप में जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हमारा फोकस किन बातों पर होगा। जो छोटे छोटे स्टेप्स है, छोटी छोटी बातें हैं, उनमें 3+1S हम एक फॉर्मूला याद रखें। 3P में पौधा, पानी, प्लास्टिक, पेड़, पानी, प्लास्टिक और स्वच्छता। इन 4 चीजों को आप अपने ध्यान में रखें कि ये देखिए झारखंड में एक जमुनापुर में जिसे आदिवासी जनजाति एक महिला है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए वन माफिया से लोहा दिया और राष्ट्रपति ने पद्म श्री से सम्मानित किया, जिसे हमारे रांची में पर्यावरण कार्यशाला में अतिथि के रूप में आई भी थी। और किस ढंग से वो महिलाओं को एकजुट करके वन का संरक्षण करने का, किस ढंग से देखिए वन माफिया वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। और हमारे भारत में जो एक पेड़ की, वृक्षों की पूजा जो हमारे अंतर्निहित है, उसका एक उदाहरण आपके सामने है कि हम उनका बंधन ही ना करें, उनका रक्षण भी करें। और जो पानी का जो क्राइसिस है, किस ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी इसका जो संकट है हमें झेलना पड़ रहा है। हम जल लेते हैं, 1 गिलास पानी पीने के लिए लेते हैं और आधा पानी कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ज्यादातर जगहों पर मैं स्थानों पर देखता हूँ 1 गिलास पानी हमने पीने के लिए आधा पानी छोड़ दिया। अगर हम हिसाब लगाएं कि एक घर में प्रतिदिन 1 लीटर पानी पीने का अगर बर्बाद कर रहे हैं और उसको मार्केट रेट से देखें अगर 20 रुपया, तो हम 40 करोड़ अगर परिवार है भारत में, तो 40 करोड़ लीटर प्रतिदिन, और 40 करोड़ लीटर इंटू 20 और 800 करोड़ रुपयों का प्रतिदिन हम पेयजल बर्बाद कर रहे हैं। और अगर इसको 3 माह में इसको 30 से गुणा कर दें तो 24,000 करोड़ रुपया का रकम होता है। और इसको फिर 12 से गुणा करें तो कहा
3-4 लाख करोड़ रुपयों का जो जल है वो हम प्रति वर्ष बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ आधा गिलास जल लेकर अपने अतिथियों को देना या छोटा गिलास इस्तेमाल करना शुरू करें, जितना आवश्यक उतना जल हम उपयोग करें, तो 3-4 लाख करोड़ रुपया भारत का जो संसाधन है उसको बचा सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं। ये देखिए, पानी के संरक्षण का एक माध्यम है कि हम गंगा पूजन या नदी का पूजन करते हैं। हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटक प्लास्टिक के रूप में आया है। अभी इंद्रनील जी उस पर चर्चा करेंगे। मैं 2-4 लाइन में बता देता हूँ कि प्लास्टिक ने जितना हमारे जीवन को सुविधाओं से भरा है, उतना ही कहीं न कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए घातक भी साबित हो रहा है, क्योंकि जो पॉलीथीन हम अपनी मिट्टी में छोड़ देते हैं वो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होते, या फिर वो कहीं ना कहीं रिसाइकिल होकर वो मछली के माध्यम से कहीं जो पैदावार है उसके माध्यम से हमारे शरीर में उसके तत्व पहुंचते रहते हैं। देखिए, प्लास्टिक का कचरा जल को प्रदूषित कर रहा है, स्थल को प्रदूषित कर रहा है, और ये देखिए एक बड़ी व्हेल मछली है, किस ढंग से उस कचरे से ये इसका इससे बढ़िया उदाहरण आपके सामने नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, इसके बाद क्लीन इंडिया है, स्वच्छता, किस ढंग से हम अपने गांव को, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें और पर्यावरण में योगदान करें। ये हम अपने घर को स्वच्छ कर लेते हैं, लेकिन पास पड़ोस की हम चिंता नहीं करते हैं। एक बात याद रखने की जरूरत है, पास पड़ोस गंदा रहेगा तो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल उसका प्रभाव पड़ना ही है। अब सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो हमको बदलाव लाना होगा। बदलाव क्या? अपने एटीट्यूड में, अपने दृष्टिकोण में हमको बदलाव लाने की जरूरत है। हमको अपने संवेदनशीलता में, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, और अपने लाइफ स्टाइल यानी आचरण में बदलाव लाने की जरूरत है कि हम अपने आचरण में उस ढंग से बदलाव लाए कि वो पर्यावरण अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हमारा आचरण, और एक आरोग्य भारती के कार्यकर्ता से तो ये हम आशा कर ही सकते हैं। हमारी कार्य योजना, एक्शन प्लान क्या होगा? यहाँ भी हम 3P की बात करते हैं। 3P यानी पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक मूवमेंट। पहले हम सब जागरूक बने, फिर हमारी भागीदारी, पर्यावरण के प्रति हमारी भागीदारी बढ़े, और ये फिर एक पब्लिक मूवमेंट यानी जन आंदोलन के रूप में है। ये गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर महानगर तक, ये जन जन तक इसका माहौल बने, और हम इसको पर्सनल, फिर 3P की बात करें, पर्सनल, प्रोफेशनल और पब्लिक, यानी अपने निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो हमारा मूल मंत्र है, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ परिवार, और प्रोफेशनल यानी समाज में जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, जहां भी आते जाते हैं, और पब्लिक फिर सार्वजनिक स्थानों में इसको कैसे हम उतारने का कार्य करेंगे अपने जीवन में। इसके लिए हमें कार्य योजना कहीं ना कहीं हम सबको बनाने की जरूरत है। हमको हर तय करना है कि हम कहाँ कार्य करें। शिक्षण संस्थान है, आवासीय कॉलोनी है, धार्मिक संस्थान है, नारी शक्ति एक बहुत बड़ा माध्यम है। अभी मैं केरल गया था, वहाँ नारी शक्ति के साथ जो संवाद हुआ, और जितनी जागरूक है केरल में महिलाएं, और निश्चित तौर पर इसलिए केरल को सबसे जागरूक और सबसे लिटरेट माना जाता है, और काफी नारी शक्ति के माध्यम से परिवार और समाज दोनों को हम जागरूक कर सकते हैं। और एनजीओ जो है, स्वयंसेवी संगठन जो है, संस्थान है, वे इसमें, उनको हम चयन करके इसमें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। और हमको अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम कार्य करेंगे। इसके बाद हमें योजना बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो पर्यावरण के विषय में जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए वो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वमान, सर्वग्राही और निर्विरोध, इसमें कोई बाधा ना आए, कोई विरोध ना हो, और सबके लिए हर व्यक्ति को स्पर्श करे, पूरे समाज को साथ ले और सबको ग्रहण करने वाला है। देखिए, प्लास्टिक जो है हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है। पहले हमारे जो आदतें थी और अभी जो आदतें हैं
कहीं न कहीं उनमें हमने बदलाव कर दिया है। तीसरे, देखिए ये प्लास्टिक का भी एक रिपोर्ट आई, रिसर्च आया कि प्लास्टिक के जो माइक्रो प्लास्टिक के जो कण हैं वे ब्लड में भी पाए गए, जो बताता है कि वो पूरे इस चक्र से जो इकोसिस्टम से हमारे ब्लड में भी जाना शुरू हो चुका है। देखिए ये प्लास्टिक का जो है उसको 400 से 1000 साल उसको डिग्रेड होने में उसको लगता है, जबकि अन्य चीजें जो है वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। ये सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, ये जो बैन है, प्लास्टिक का कप है, आइसक्रीम स्टिक है, प्लास्टिक के झंडे हैं, जो प्लास्टिक के स्ट्रॉ है, इन्वर्टर, ये सब बैन हुए हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। जो स्मॉल स्टेप्स है ना, पृथ्वी पर कार्बन फुटप्रिंट कम करें, पैदल साइकिल चले पर चले, ग्रीन एनर्जी वाहनों की संख्या बढ़ाएं हम, और 4R के माध्यम से इको फ्रेंडली रसायनों का इस्तेमाल करें, कचरा प्रबंधन जो है वो उस पर हम ध्यान दें, किचन वेस्ट में ऑर्गेनिक खाद अपने अगर कैंपस है तो ऑर्गेनिक खाद वहां पर हम अपने जो घर में फसवटी बनाएंगे उसके लिए उपयोग कर सकते हैं, और हरित घर की हम परिकल्पना कर सकते हैं, इको ब्रिक्स हम बना सकते हैं। R है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसमें जैसे एसी की आवश्यकता नहीं है, फिर तो हम एसी का उपयोग कम कर सकते हैं, रात भर नहीं चलाकर हम 1 घंटा चला लें, 2 घंटा चला लें, या फिर उनको उपयोग की जरूरत आवश्यकता नहीं है तो उपयोग नहीं करें। प्लास्टिक के साथ में वही बात होती है, दिन घर में 4 लाइट हम जला रहे हैं, अगर एक बल्ब से काम चल सकता है तो हम एक बल्ब जलाने का काम करें। अगर प्लास्टिक के पॉलीथीन के जो हम कपड़े के थैले लेकर बाजार जाएंगे तो प्लास्टिक के जो उसका हम यूज कर सकते हैं, उनका साइकिल पर चलने की आदत। देखिए व्यक्तिगत वाहन 50 आदमी लेकर निकलेगा, लेकिन एक बस में 50 आदमी आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे संसाधनों पर दबाव कम पड़ता है। विकल्प को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, पत्थर और गुना में बांस के बोतल, कप, चम्मच, तेल से बने टुकड़े, मिट्टी के गिलास, कटोरे, प्लेट, इको वेस्ट का उपयोग, कपड़े के थैले। देखिए हम जो पॉलीथीन है उसको कैसे बोतल में, उसके भूत को बोतल में बंद कर सकते हैं, इको ब्रिक्स के माध्यम से उसका उपयोग कर सकते हैं। पत्थर पर जो खाना है, जो अब प्लेन में हम देखते हैं कि चम्मच वगैरह अब बांस के बने मिलते हैं, ये कप है, ये टुकड़ी हम लोग पहले उपयोग करते थे, खत्म होते जा रहे हैं। बांस के बोतल है, मिट्टी के कप है, प्लेट है, कटोरे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता और आदतों में बदलाव के लिए पहल करने की आवश्यकता है, और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम छोटे छोटे स्टेप्स अपने घर से शुरू कर, हम पर्यावरण संरक्षण के पूरे जागरूक कार्यकर्ता होने का उदाहरण समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, जो 1972 के बाद जो आधुनिक विश्व जगह है पर्यावरण के लिए, उसके कुछ हैं। भारत में जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है 1985 में इसका गठन हुआ, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना। एनवायरमेंट पॉलिसी भी है 2004 में भारत सरकार ने बनाई, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना। महत्वपूर्ण विश्व दिवस है जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, पर्यावरण दिवस 5 जून और ओजोन परत दिवस 16 मई। हम इसी कामना के साथ कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। आप सबको बहुत